नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएसए की, यानी कि अमेरिका की। सामान्यतः हम यूएसए को अमेरिका के नाम से जानते हैं, हालांकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है जिसमें नॉर्थ और साउथ के उसमें आते हैं और कई एक कंट्री आते हैं। खैर, जनरली लेकिन अमेरिका के नाम से हम यूएसए का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और यूएसए का मतलब है कि 38 देशों का समूह, 38 देशों का समूह। यूनाइटेड नेशंस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम स्टेट्स कहते हैं। चूंकि यूएसए पहले से शब्द था, इसलिए मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन ने अपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय यूनाइटेड नेशन वर्ड इस्तेमाल किया होगा। अमेरिका का मतलब ये है कि 13 राज्यों को जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्री करवाया था। बाकी के जो राज्य थे उन राज्यों ने जो जॉर्ज वाशिंगटन ने क्षेत्र आज़ाद करवाया था उसके साथ एग्रीमेंट कर कर के इतना बड़ा क्षेत्र बनाया। और इसीलिए यूएसए के अंदर राज्य की सुप्रीम कोर्ट अलग होती है, केंद्र की सुप्रीम कोर्ट अलग होती है। केंद्र के पास कुछ ही विषय हैं जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स आता है, जिसमें डिफेंस आती है, जिसमें कम्युनिकेशन आता है। बाकी सारे विषय राज्य के विषय रहते हैं और राज्य का सुप्रीम कोर्ट केंद्र को भी आदेश देता है। उन दोनों के बीच में जो स्टेट और यूनियन के रिलेशन हैं उनको लेते हुए ही उनकी स्टेट की यानी कि नेशन की या यूएसए की सुप्रीम कोर्ट रहती है, जो उस पर फेडरल कोर्ट रहती है, जो उस पर डिसाइड करती है। बाकी सब कुछ राज्य की स्टेट रहती है। इसलिए यूएसए को जब चुनाव होता है तो वहाँ का प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हर राज्य को जीतते हैं। हर राज्य में अलग अलग वोटिंग होती है और जो उस राज्य को जीतता है, सपोज मैं कहूँ कि ओहायो में वोटिंग हुई, ओहायो में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों लड़ाई, 51% वोट डेमोक्रेट को मिल गए, तो फिर ओहायो पूरा डेमोक्रेट्स का माना जाएगा और वो 49% जो हार गए हैं वो भी उनके ही माने जाएंगे। यानी कि वो 100% वोट ये माना जाएगा कि राज्य जीत कर आए और ये पूरे वोट इनके पास चले गए। इसी प्रकार हर राज्य का चुनाव होता है, हर राज्य से जीतकर प्रेसिडेंट को आना होता है और वो पूरा राज्य जीत कर आया ऐसी घोषणा होती है। और इसके आधार पर वो राज्य जीतते हैं तो कम राज्य जीते हैं लेकिन ज़्यादा आबादी वाले राज्य जीते हैं, ज़्यादा वोट वाले राज्य जीते हैं। इसके आधार पर यूएस प्रेसिडेंट बन जाता है। आवश्यक नहीं है कि वो सारे राज्यों को, जो इस समय 50 राज्य कहे जाते हैं, वो सारे राज्य जीत कर आए, लेकिन वो 50 राज्य में 38 देश हैं। मैंने जैसे कहा 13 राज्यों का एक समूह है जो एक है, बाकी के सब एग्रीमेंट करके आए। इसीलिए आपको याद होगा कि अब्राहम लिंकन के समय पर यूएसए में एक गृह युद्ध हुआ था। उस गृह युद्ध में सदन दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने, दक्षिणी यूएसए के लोगों ने अपने आप को आज़ाद करने के लिए, वो हम एग्रीमेंट तोड़ते हैं, अपने आप को आज़ाद करना है। उनको लगा था अब्राहम लिंकन उनके पक्ष की बात करेगा क्योंकि वो सामान्य वो एक दूसरी तरह के लोगों में शुमार थे। लेकिन हुआ ये कि अब्राहम लिंकन ने उल्टा रातों रात विद्रोहियों के खिलाफ गोलियां चलवाईं और लाखों लोग उसमें हताहत हुए। आज भी साउथ का पोर्शन और मैक्सिको के साथ उनकी लड़ाई ही इस बात की है कि कुछ राज्य दक्षिणी यूएसए के जो मैक्सिको के साथ थे, उन्होंने उनके साथ ट्रीटी तोड़कर इनके साथ जुड़ गए और इनसे अब वो तोड़ना चाहते हैं और मैक्सिको के पास दोबारा जाना चाहते हैं। यही युद्ध बड़े लेवल पर श्वेत बनाम अश्वेत का वहाँ पर बन जाता है। अश्वेत अमेरिका की एक रियलिटी है और उनके साथ भेदभाव होता है, ये भी रियलिटी है। तो और जो वहाँ के नेटिव इंडियन है उनको श्वेतों ने मारकर ख़त्म कर दिया, ये भी रियलिटी है। इस समय जो नेटिव इंडियन वहाँ का है, यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट यूएसए का है, वो मार्जिनलाइज है और आज भी उसकी उपेक्षा की जाती है, आज भी उसके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता है, आज भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। रेसिज्म इसी को कहते हैं। लेकिन अपने गलेबान में कौन झांक कर देखेगा? अपने गलेबान में झांकने की बजाय यूएसए वहाँ से ध्यान भटके, इसके लिए वो भारत जैसे देशों की तरफ आता रहता है। ये मैं मानकर चलता हूँ। पहले उन्होंने रशिया को तोड़ा क्योंकि रशिया एक महाशक्ति था और रशिया का जो ऑर्गेनाइजेशन था यूएसएसआर, उसको उन्होंने तोड़ा। इसको शीत युद्ध की तरह देखा गया। आज जो यूक्रेन का बुरा हाल है उसका कारण वो शीत युद्ध था। शीत युद्ध करके इन राज्यों को आज़ाद किया गया, तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद पुतिन जब बैठे तो उन्होंने फिर से एसआईटी बना ली
और इस एसआईटी में लगभग उनके टूटे हुए सारे देश बायलैटरल एग्रीमेंट के आधार पर एक हो गए हैं। यूक्रेन जैसे देश के पीछे अमेरिका खड़ा हो गया और एक वहाँ पर प्रधानमंत्री भी फुलिश हो गया, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष बना वो भी फुलिश हो गया, एक एक्टर बन गया जिसको ये इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स नहीं मालूम थी। नतीजा यूक्रेन का हाल क्या है हम सब जानते हैं। किसी ने भी यूक्रेन का साथ नहीं दिया। कोई कहता है पैसे ले लो तो कोई कहता है हथियार ले लो, लेकिन यूक्रेन को लड़ने वालों की ज़रूरत है। वो लड़ने के लिए कोई सामने यूक्रेन के साथ नहीं आता। जेलेंस्की दुनिया भर में घूमता फिर रहा है और सबसे सहायता मांगता है, तो लोग रेजोल्यूशन तो पास करते हैं लेकिन जो बॉम्ब गिरता है वो यूक्रेन के ऊपर गिरता है। जो क्षेत्र रशिया ने जीता है वो यूक्रेन का जीता है। जिन क्षेत्रों को काट दिया वो यूक्रेन का काट दिया। जो इंडस्ट्री ख़त्म की वो यूक्रेन की ख़त्म की। इससे ना तो यूएस को कोई प्रभाव पड़ा ना रेस्ट ऑफ यूरोप को कोई प्रभाव पड़ा। हाँ, बातें करना बड़ा आसान है और परिणाम हमने सबने देखे। ये सब काम अमेरिका लगातार करता आता है क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो मोस्टली इमिग्रेंट्स का देश है। संसार भर से लोग अमेरिका में इकट्ठे होते हैं। पहले लेबर्स इकट्ठे हुए थे, बाद में अब संसार भर के जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो एक बार अमेरिका की तरफ ज़रूर जाते हैं। कुछ तो स्टेटस की वजह से जाते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाते हैं क्योंकि उनको अपने देश समझ में नहीं आते। देश के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, देश के अंदर उनको अत्याचार बहुत दिखता है, देश के अंदर उनको सम्मान नहीं मिलता, ऐसा सब दिखता है, या फैसिलिटी नहीं दिखती। ऐसे संसार भर के देशों से जो अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी भारत माता बेचकर भी चाहिए, ऐसे लोग उधर आकर्षित बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग इसी वजह से वहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे लोग सीखने भी जाते हैं और सीखने के बाद भारत में वापस आएंगे। लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हो सकते हैं वो भारतीय हो सकते हैं, लेकिन वो भारत की मदद कभी नहीं कर सकते। भारतीयों की मदद कर सकते हैं, वो अलग बात है। आज का सवाल ये है कि अमेरिका ने चाइना की तरफ नज़र डाली क्योंकि उनको चाइना खतरा लग रहा था। मैं चाइना के किसी विषय के पक्ष में नहीं हूँ। चाइना विस्तारवादी है, रशिया विस्तारवादी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूएसए संसार की शांतप्रिय शक्तियों को भी अपने कटघरे में रखता है। ख़ास तौर से ये जो डेमोक्रेट्स इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि जो बाइडन और ट्रंप के बीच में जो अभी खुली पहली बहस हुई, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो ट्रंप के पक्ष में जाता है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने वाला, और जिस प्रकार से इस्लामिक चरमपंथ से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, वो अमेरिका को भी आवश्यकता है। वो भूल गए कि उनके यहाँ उनके यहाँ पेंटागन पर हमला हुआ था, वो भूल गए कि उनकी डिफेंस पर हमला हुआ था, वो भूल गए कि उनके ऊपर क्या क्या हुआ। लेकिन भाई पॉलिटिकल पार्टी जहाँ कहीं भी बैठती हैं उनकी अपनी एक विचार रहती है, उनके फॉलोवर रहते हैं। भारत में भी अगर कांग्रेस का समूह और बीजेपी का समूह, मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी का अलायंस भारत माता प्रथम और भारत को विश्वगुरु बनाना, इसमें भारत में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना, भारत की मिथोलॉजी को ख़त्म करने वालों के प्रति काम करना और भारत को जो नष्ट करना चाहते हैं उनको नष्ट करना, ये बीजेपी अलायंस का काम है। लेकिन उधर वो लिबरल हैं, लिबरल इस स्तर पर हैं कि भारत चाहे कितना भी बर्बाद हो जाए, उनको सत्ता मिलनी चाहिए, सत्ता सुख ही अंतिम सुख की तरह वो देखते हैं। वैसा ही कुछ यूएसए में है। वहाँ जो रिपब्लिकन की बात करेंगे, आप याद करिए खाड़ी का वॉर, आप याद करिए अफगानिस्तान, सब किसकी सरकारें थी? बुश प्रथम, बुश द्वितीय, ये सब रिपब्लिक थे। जितने इस्लामिक कंट्रियों के साथ विवाद हुए हैं और युद्ध हुए हैं, हार्ड डिसीजन लिए गए हैं, वो सब रिपब्लिकन के समय पर लिए गए। डेमोक्रेट्स मुसलमानों को, चरमपंथ को इस्तेमाल करते हैं और वो उनको अपना मित्र मानते हैं। यही कारण है कि जब डेमोक्रेट वहाँ पर बैठते हैं तो दूसरे तरह की हवा चलती है और जब रिपब्लिकन बैठते हैं तो दूसरे तरह की हवा चलती है। इसीलिए ट्रंप को भारत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि भारत से अपॉर्चुनिटी अमेरिका में लेने वाले लोग, उनको ट्रंप बिल्कुल समझ में नहीं आते। उनको समझ में आते हैं जो बाइडन, उनको समझ में आते हैं डेमोक्रेट्स।
यही कारण था कि भारत के लोगों ने, ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय वहाँ पर थे उन्होंने ट्रंप उनको अच्छे नहीं लगते, रिपब्लिकन उनको अच्छे नहीं लगते, वो मोस्टली डेमोक्रेट बेसिकली कहे जाते हैं। अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए, ये कोई अमेरिका में नहीं होता, भारत में भी यही होता है। भारत में भी 2024 के चुनाव में हमने सबने देखा कि किस प्रकार से लोगों का मोह भंग हुआ, किस प्रकार से उनको इस्लामिक चरमपंथ अच्छा लगने लगा, किस प्रकार से अयोध्या का डेवलपमेंट भी उनको अच्छा नहीं लगा। ये सब हमने भारत में भी इस चुनाव में देखा। वो कोई अमेरिका में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो देश के हित को पीछे रखते हैं, उनको इस प्रकार की लिबरल फोर्सेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब जो बाइडन अगर बैठेंगे, भारत को पहली बात तो जो टारगेट करते हैं वो, ये तो यूएस की नेशनल पॉलिसी है, उसमें डेमोक्रेट बैठे या रिपब्लिकन बैठे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कंट्री टारगेट करना है, जो कंट्री भी उभर कर सामने आ रहा होगा और उनको चैलेंज भविष्य में कर सकता है, वो उस कंट्री के अंदर के इश्यूज उठाने शुरू करते हैं। इसी में ध्यान रखते हुए जो यूएस की न्यू रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई, अब भाई आपके यहाँ श्वेत अश्वेत चलता है, आपके यहाँ क्षेत्रवाद चलता है, आपके यहाँ रेसिज्म चलता है, गोलियां चलती हैं, स्टोन पेल्टिंग होती है। कल ही मुझे किसी ने मेल किया और उन्होंने कहा कि स्टोन पेल्टिंग के मामले में यूएस भी किसी से कम नहीं है। यूएस में भी खूब स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, खूब अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, लेकिन वो वहाँ से ध्यान भटकाना और किस कंट्री को टारगेट करना, उस टारगेट में भारत उनके सामने खड़ा है। भारत के विषय में उन्होंने कहा कि भारत में यहाँ तक कि जुडिशरी पर प्रश्न खड़े कर दिए। भारत के लोग जुडिशरी से बहुत खुश नहीं रहते, क्योंकि वो इंसाफ ज़्यादा ही अच्छा कुछ कर देते हैं, जिनको लेकर तमाम तरह के चर्चाएं भारत में लोग करते हैं। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को साइड में रखते हुए न्याय प्रथम की पॉलिसी लेकर आते हैं और न्याय में वो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल को लगाते हैं, जबकि भारत के लोग उनको दूसरी तरह से देखने लगते हैं। लेकिन यूएसए की ये जो रिपोर्ट आई, ड्राइव इन बाय वोट बैंक कंसिडरेशन, ये बायस्ड है और ये वोट बैंक कंसिडरेशन से बायस है, ऐसा भारत सरकार ने कहा। भारत के विदेश मंत्री ने इस पर सीधा स्टेटमेंट दिया और भारत के विदेश मंत्री के अलावा भारत में काम कर रहे या भारत की तरफ से जो इस समय स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट अपने आप में बता रहा है। हमने कहा कि यूएस की इस रिपोर्ट को हम नहीं मानते। वो रिपोर्ट कहती है कि भारत माइनॉरिटी को लेकर बायस है। भारत के कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं, उन जजमेंटों को रिव्यू करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को लेकर भारत में ठीक स्थिति नहीं है, माइनॉरिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया की सॉवरेन सोशल फैब्रिक बिगड़ गई है। रणधीर जायसवाल जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ब्रीफिंग किया और उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं। इसमें कई तरह की मिलावट की गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, सेलेक्टिव फैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और बायस सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ली गई है। ये एक साइड के प्रोजेक्शन हैं जिनको भारत में कुछ लोग, भारत में हम जानते हैं कि कुछ एसोसिएशंस ऐसा काम करती हैं जिनके लिए विदेशों से भी पैसा आता है और यहाँ से दुनिया भर की बायस रिपोर्टें बनाकर वो चलाती है। ऐसी एनजीओज़ के लिए भारत सरकार ने एफसीआरए बना रखा है। ऐसी एनजीओज़ में ग्रीन पीस फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत से चले गए गाली देते हुए, लेकिन फिर भी तमाम सोर्सेज से भारत में पैसा आ ही रहा है। वो चाहें पेमेंट गेटवे हों भारत को लेकर, वो पेमेंट गेटवे एक लिमिट देते हैं, लेकिन वो तो मस्जिद से इकट्ठे करके 100 लोगों के नाम पैसा मंगवा लेते हैं, जो कि स्कैनिंग के दायरे में नहीं आता। वो 100 लोग किसी एक पार्टिकुलर एडवांटेज के लिए अपना नाम नंबर देते हैं, वो पैसा उनके पास आता है, वो जाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, जो एफसीआरए के माध्यम से रोका जाना चाहिए कि भाई हजारों करोड़ रुपया वो इस प्रकार से आ जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ इस तरह की रिपोर्टें बनती हैं। याद रखने की बात है कि भारत में अगर किसी को पसंद किया जा, मतलब कोई पार्टी भारत के पक्ष में हो सकती है, तो वो मेरे अनुसार रिपब्लिकन हो सकती है, क्योंकि इस्लाम इस समय का संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा
बायस इस्लाम बन चुका है। और उस खतरे से आज के अमेरिका में रिपब्लिकन ही निपटना जानते हैं, ये पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ। लेकिन डेमोक्रेट्स कभी ऐसा नहीं करते। इसलिए डेमोक्रेट सरकार होने के नाते भारत के ऊपर तब ये प्रश्न खड़े किए गए हैं। ये रिपोर्ट 2023 की है, पब्लिश अब की गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रशिया दौरे पर जाने वाले हैं और रशिया दौरे के दौरान बहुत सारी ट्रीटियां हमारी होने वाली हैं। हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, भारत को कुछ टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, उनको कुछ व्यापार मिलने वाला है। इसमें भारत के सर्वहित हैं, इसलिए यूएस को ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको याद होगा S-400 का उन्होंने विरोध किया था। यहाँ तक रशिया से जब हमने सस्ता तेल लेने की बात कही थी यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के समय पर, तो उनका एक उप विदेश मंत्री भारत में आया था जो कि भारतीय मूल का ही था। उसने भारत को सीधे आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि अगर चाइना हमला करेगा तो हम ही आपको बचाने आएंगे। इस पर भारत ने बड़े ही संयमित तरीके से उसका रिप्लाई किया था। बाद में भारत सरकार पीछे हटी नहीं और रशिया के साथ हमने संबंध खराब नहीं किए, उनका सस्ता तेल और उनके इक्विपमेंट हम लेते रहे। यूएस ने कई एक बार प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन हम उनके आगे झुके नहीं। भारत के विदेश मंत्री ने तो कई एक फोरम्स में सीधे सीधे जवाब दिए, उन सबसे हम परिचित हैं। लेकिन अब इस समय भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा फिर होने जा रहा है, तो ये सेलेक्टिव रिपोर्ट सामने आई है। इन लोगों को जो ये रिपोर्ट देने वाले हैं, जिन देश में ये रिपोर्ट बन रही हैं, जो उनका डिपार्टमेंट, भाई हमारी पड़ी में क्यों उंगली? ये यूनाइटेड नेशन की तो बात मैं मान सकता था कि भाई यूनाइटेड नेशन इस प्रकार की रिसर्च कर रहा है, यूनाइटेड नेशन इस प्रकार की रिपोर्ट पर, लेकिन यूनाइटेड स्टेट क्यों दूसरे देशों की सॉवरेंटी पर सवाल खड़े कर रहा है? आप हमारे देश के अंदर के कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट के डिसीजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये साफ है कि आप भारत की सॉवरेंटी पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। भारत की सॉवरेंटी यानी कि भारत उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, भारत सही से चला नहीं पा रहा, मतलब बिल्कुल साफ है। ऐसी परिस्थिति में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत सरकार ने पुरजोर सीधा सीधा कहा है। मुझे याद है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये भी कहा था कि हम जो कंसर्न्ड रिपोर्टें हैं वो यूएस की भी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये रिप्लाई और दो टूक जवाब देने के बाद वहाँ के माइनॉरिटी ग्रुप्स, वहाँ के एथनिक ग्रुप्स, यूएसए के अंदर के जो श्वेत वर्सेस अश्वेत हैं, जो दूसरे कंट्री जिनसे मिलकर यूएसए बना है, उन कंट्री के लोगों के अंदर जो उनको दबाने की कार्रवाइयाँ चलती हैं। आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े लोगों ने, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने लाखों लोगों को सामने से हटवाया हो, उनकी सफाई करवाई हो रातों रात। उनकी रिपोर्टें भारत सरकार को ध्यान में रखते हुए पब्लिश करनी चाहिए, टिट फॉर टैट, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल भारत सरकार ने सीधा सीधा दो टूक जवाब देते हुए अपनी बात को स्पष्टता से कहा है, जिसको भारत सरकार को हम सबको सैल्यूट करना चाहिए कि वो होंगे यूएसए, वो होंगे विश्व में सबसे पावरफुल, लेकिन हमारी सॉवरेंटी पर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।